शाहजहां, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में संगमरमर की आलीशान इमारतें, जालीदार खिड़कियों से छनकर आती हुई रोशनी और बेशक ताजमहल की तस्वीर उभरती है। मोहब्बत की वो निशानी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। शाहजहां को हम एक पैसे शहंशाह के तौर पर जानते हैं, जिसके दौर को अक्सर द गिल्डेड एज या सुनहरा दौर कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर चमकती चीज सोना होती है? क्या इस संगमरमर की सफेदी के पीछे कोई स्याह सच भी छिपा है? आज हम इसी सुनहरी परत को हटाकर इतिहास की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी हमारे साथ इतिहास के ऐसे ही अनछुए पहलुओं पर एक स्वस्थ और निष्पक्ष चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का न्योता देता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, शाहजहां की विरासत सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सपनों से बनी है। आगरा में यमुना के किनारे खड़ा ताजमहल, दिल्ली का वो अभेद्य लाल किला, जामा मस्जिद की विशाल मीनारें और हाँ, वो मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, जिसे बनाने में कहते हैं कि ताजमहल से भी ज्यादा दौलत लगी थी। ये सब सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये मुगल साम्राज्य के वैभव, उसकी शक्ति का पूरी दुनिया के लिए खुला ऐलान थी। इन्हीं की वजह से हिंदुस्तान की छवि दुनिया भर में एक ऐसे देश की बनी जहां दौलत की नदियां बहती हैं और कला अपने शिखर पर है। और आज भी जब लोग मुगल भारत के बारे में सोचते हैं तो इसी सुनहरे दौर की कल्पना करते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतिहास की सबसे चमकदार कहानियों के पन्ने जब हम पलटते हैं तो कुछ गहरे दाग नजर आते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या संगमरमर की इस सफेद चादर के नीचे कोई स्याह हकीकत भी छिपी थी? क्या इस पूरी शानो शौकत की नींव पत्थरों पर नहीं बल्कि लाखों करोड़ों आम लोगों की पीड़ा और आंसुओं पर रखी गई थी? चलिए इस सुनहरे पर्दे को हटाकर उस दौर की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। शाहजहां के दौर की बुलंदी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी शुरुआत को देखना होगा, और वो शुरुआत हुई थी खून और साजिशों से। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो तख्त तक पहुंचा कैसे, क्योंकि मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही चीज थी। उनके यहाँ उत्तराधिकार का यानी अगला बादशाह कौन बनेगा, इसका कोई साफ नियम नहीं था। और यही बात हर बादशाह की मौत के बाद सल्तनत को एक भयानक गृह युद्ध की आग में झोंक देती थी। देखिए, दुनिया की कई सल्तनतों में नियम था कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन मुगलों ने तैमूरी परंपरा अपनाई, जहां तख्त पर किसी एक बेटे का नहीं बल्कि सभी शहजादों का बराबर का दावा होता था। इसका मतलब सीधा था, तख्त आपको विरासत में नहीं मिलेगा, उसे तलवार के दम पर जीतना होगा। नतीजा, जैसे ही बादशाह बूढ़ा या बीमार पड़ता, साम्राज्य के अलग अलग कोनों में बैठे शहजादे अपनी अपनी सेनाएं तैयार करने लगते थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता था। तो 1627 में जहांगीर की मौत हुई और दिल्ली का तख्त एक बार फिर खाली हो गया। एक तरफ थी जहांगीर की ताकतवर बेगम नूरजहां, जो अपने दामाद शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थीं, और दूसरी तरफ था दक्कन में बैठा शहजादा खुर्रम, जो कहीं ज्यादा ताकतवर और चालाक था। उसके साथ थे उसके ससुर आसिफ खान, जो उस वक्त के सबसे शक्तिशाली आदमी थे। आसिफ खान ने एक किंग मेकर की तरह पहले तो दावर बख्श नाम के एक शहजादे को कठपुतली बादशाह बनाया ताकि तख्त खाली ना रहे, और जैसे ही खुर्रम आगरा पहुंचा, उसने शाहजहां यानी दुनिया का राजा की उपाधि ली, और फिर शुरू हुआ खूनी खेल। अपने रास्ते का हर कांटा साफ कर दिया गया, भाई शहरयार को अंधा करके मार डाला गया, कठपुतली बादशाह दावर बख्श समेत हर उस चचेरे भाई या भतीजे को मौत के घाट उतार दिया गया जिसके नाम पर भविष्य में बगावत हो सकती थी। इस तरह खून की एक मजबूत नींव पर शाहजहां ने अपनी सत्ता कायम की। तो तख्त तो मिल गया, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, प्रशासन से चलता है। और शाहजहां के दौर तक आते आते मुगल साम्राज्य का ये विशाल प्रशासनिक ढांचा, जो बाहर से एक आलीशान महल जैसा दिखता था, अंदर से कई दरारों और गहरी समस्याओं से जूझ रहा था। इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थी मनसबदारी प्रणाली, जिसे अकबर ने शुरू किया था। ये अपने आप में एक कमाल की व्यवस्था थी। साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था। इसके दो हिस्से थे, जात, जो दरबार में उसका रुतबा और उसकी सैलरी तय करता था, और सवार, जिससे ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपनी कमान में रखने हैं। इसी सिस्टम की वजह से मुगल साम्राज्य को एक वफादार और कुशल अफसरशाही मिली, जो उनकी ताकत का असली राज थी। अब यह सिस्टम वक्त के साथ बदला।
अकबर का सिस्टम सीधा साधा था। उनके बेटे जहांगीर ने इसमें एक चालाक बदलाव किया, जिसे दो आसपा से आसपा कहते हैं। इसमें होता ये था कि बादशाह अपने खास मनसबदारों को बिना उनकी सैलरी बढ़ाए उनके सैनिकों की संख्या दोगुनी या तिगनी करने का आदेश दे सकता था। ये खजाने पर बोझ डाले बिना सेना को मजबूत करने का एक स्मार्ट तरीका था। लेकिन जब तक शाहजहां का दौर आया, तब तक ये शानदार सिस्टम एक बहुत बड़े संकट में फंस चुका था। इस संकट को इतिहासकार जागीरदारी संकट कहते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। प्रॉब्लम ये थी कि मनसबदार यानी अधिकारी तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन्हें सैलरी के बदले देने के लिए अच्छी जमीनें यानी जागीरें कम पड़ रही थीं। पर इससे भी बड़ी समस्या थी जमा और हासिल के बीच का फर्क। जमा थी वो रकम जो कागजों पर लिखी होती थी कि इस जागीर से इतनी कमाई होगी, और हासिल थी वो असल रकम जो सच में वसूल हो पाती थी। शाहजहां के दौर में ये फर्क इतना बढ़ गया था कि कई जागीरों से कमाई आधी या चौथाई ही रह गई थी। मतलब अधिकारियों को उनकी पूरी तनख्वाह मिल ही नहीं रही थी। अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए शाहजहां एक बहुत ही चालाक लेकिन आगे चलकर बहुत नुकसानदेह समाधान लेकर आया। इसे कहते हैं मासिक अनुपात प्रणाली। सरकार ने मान लिया कि हाँ, जागीरों से कमाई कम हो रही है, तो अब मनसबदारों की सैलरी उनकी जागीर की असल कमाई के हिसाब से तय होने लगी। जैसे अगर किसी जागीर से सिर्फ आधी कमाई हो रही है तो उसे 6 महीने की जागीर कहा गया, और मनसबदार को सैलरी भी 12 की जगह 6 महीने की ही मिली। देखा जाए तो ये एक तरह से पूरे साम्राज्य के अधिकारियों की सैलरी में एक ऑफिशियल पे कट था। अब आप सोचिए, जिस अफसर की सैलरी आधी हो गई हो, वो पहले जितने सैनिक कैसे रखेगा? तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए शाहजहां ने एक और बड़ा बदलाव किया। उसने मनसबदारों के लिए जरूरी सैनिकों की संख्या ही घटा दी। नया नियम ये था कि अगर कोई मनसबदार उसी सूबे में तैनात है जहां उसकी जागीर है, तो उसे अपने कोटे का सिर्फ 1/3 सैनिक रखना है। अगर किसी दूसरे सूबे में तैनात है तो सिर्फ 1/4, और अगर मध्य एशिया जैसे बहुत दूर के मिशन पर है तो सिर्फ 5वां हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ कि मुगल सेना जो कागजों पर लाखों की दिखती थी, जमीन पर असल में उसकी 1/3 या 1/4 ही रह गई थी। इसने साम्राज्य की सैन्य ताकत को अंदर से खोखला कर दिया। सेना और प्रशासन की इन अंदरूनी कमजोरियों का असर शाहजहां के सैनिक अभियानों पर दिखना ही था, और यहीं हमें उसके राज का एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ दक्षिण भारत के दक्कन में, जहां वो खुद लड़ चुका था, उसने शानदार कामयाबी हासिल की, तो दूसरी तरफ मध्य एशिया के पहाड़ों में अपने पुरखों की जमीन जीतने के सपने ने उसे एक भयानक नाकामी की तरफ धकेल दिया। शाहजहां दक्कन की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझता था, क्योंकि शहजादे के तौर पर उसने वहां सालों गुजारे थे। बादशाह बनते ही उसने एक सोची समझी नीति अपनाई। 1636 तक उसने अहमदनगर सल्तनत को, जो हमेशा से मुगलों के लिए सिरदर्द थी, पूरी तरह खत्म करके साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद उसने दक्कन की 2 बड़ी ताकतों बीजापुर और गोलकुंडा को ऐसी संधियां करने पर मजबूर किया जिससे उन्होंने मुगलों की बादशाहत मान ली। ये शाहजहां की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी, जिसने दक्कन में लगभग 40 सालों तक के लिए शांति कायम कर दी। लेकिन दक्कन की इस कामयाबी के बिल्कुल उलट शाहजहां के दिल में एक दूसरा बहुत रोमानी सपना पल रहा था। सपना था अपने महान पूर्वज तैमूर की खोई हुई विरासत को वापस पाने का। वो समरकंद और बुखारा की गलियों पर फिर से मुगल झंडा फहराना चाहता था, जहां से बाबर हिंदुस्तान आया था। ये एक ऐसा सपना था जो असलियत पर नहीं बल्कि भावनाओं पर आधारित था, और ऐसे सपने अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। और हुआ भी यही। इस सपने को पूरा करने की कोशिश एक भयानक तबाही में बदल गई। 1646 से 1653 के बीच बल्ख, बदख्शां और कंधार को जीतने की कोशिशों में मुगल खजाने से पानी की तरह पैसा बहाया गया। आंकड़ों के मुताबिक इन अभियानों पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च हुए। सोचिए, ये रकम उस वक्त साम्राज्य की कुल सालाना आमदनी की आधी से भी ज्यादा थी। और बदले में मिला क्या? सिर्फ 22.5 लाख का मामूली सा राजस्व। हजारों मुगल सैनिक उन बर्फीले पहाड़ों में बिना लड़े ही मारे गए, और जो मुगल सेना कभी अजेय मानी जाती थी, उसकी कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई। और यहीं पर हम शाहजहां के दौर के सबसे तकलीफदेह सच पर आते हैं। एक तरफ संगमरमर के खूबसूरत सपने बुने जा रहे थे, और दूसरी तरफ आम इंसान एक भयानक दुस्वप्न से गुजर रहा था।
क्योंकि जिस वक्त आगरा में ताजमहल बन रहा था और शाहजहां मध्य एशिया जीतने के सपने देख रहा था, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक घट रही थी। आप बस कल्पना कीजिए, एक तरफ आगरा में हजारों कारीगर संगमरमर तराश रहे थे, दिल्ली में एक नया शहर शाहजहानाबाद बसाया जा रहा था, और ठीक उसी समय कुछ 100 मील दूर दक्खन और गुजरात में मौत का नाच हो रहा था। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे विनाशकारी अकाल लाखों लोगों को निगल रहा था। ये वो विरोधाभास है जो शाहजहां के सुनहरे दौर पर एक गहरा सवालिया निशान लगाता है। साल 1630 से 1632, ये 3 साल कयामत जैसे थे। पहले सूखा पड़ा, फिर जो कुछ बची खुची फसल थी उसे टिड्डियों ने खा लिया, और आखिर में बेमौसम की बारिश ने बाढ़ लाकर सब कुछ तबाह कर दिया। अनुमान है कि सिर्फ गुजरात में ही इस अकाल से लगभग 30 लाख लोग मारे गए। 30 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। और ये तबाही सिर्फ गुजरात तक नहीं रुकी, अहमदनगर के इलाके में भी करीब 10 लाख और जाने गईं। कुल मिलाकर 40 लाख से ज्यादा लोग। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक अकाल नहीं था, ये इंसानी सभ्यता का पतन था। उस वक्त एक अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी उस इलाके से गुजर रहा था। उसने जो अपनी आंखों से देखा वो पढ़कर रूह कांप जाती है। उसने लिखा कि सड़कें लाशों से पटी पड़ी थीं। भूख ने इंसान को इतना बेबस कर दिया था कि लोग अपने बच्चों को बेच रहे थे। नरभक्षण, यानी लोग एक दूसरे को खा रहे थे, ये आम हो गया था। और इस भयानक संकट के समय जब लाखों लोग सड़कों पर मर रहे थे, तब शाही दरबार ने क्या किया? सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक शाहजहां ने 5 महीनों में अकाल राहत के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए मंजूर किए। ये रकम कितनी कम थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये रकम उसकी पत्नी मुमताज़ महल को मिलने वाले सालाना 10 लाख रुपए के भत्ते का सिर्फ 10वां हिस्सा थी। एक तरफ साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी से गुजर रहा था, और दूसरी तरफ शाही खजाना करोड़ों की इमारतों और फिजूल के सैन्य अभियानों पर लुटाया जा रहा था। तो एक खोखला होता प्रशासन, एक कमज़ोर होती सेना, खाली होता खजाना और एक बादशाह जो ज़मीनी हकीकत से दूर था। ये वो दरारें थीं जो साम्राज्य की नींव को लगातार कमज़ोर कर रही थीं। और आखिरकार ये सारी दरारें एक साथ तब टूटीं जब बादशाह बीमार पड़ा, और इसके बाद जो गृहयुद्ध हुआ उसने साम्राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हुआ, और जैसे ही ये खबर फैली, उसके चारों बेटे तख्त के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक तरफ था दारा शिकोह, शाहजहां का लाडला, जो एक विद्वान था, एक सूफी की तरह। दूसरी तरफ था दक्कन का अनुभवी गवर्नर औरंगजेब, एक कट्टर बेमिसाल सेनापति और एक चालाक रणनीतिकार। इनके अलावा बंगाल में शाह शुजा और गुजरात में मुराद बख्श भी थे। ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये साम्राज्य के भविष्य के लिए 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई थी। इसके बाद जो हुआ वो मुगल इतिहास का एक बहुत ही खूनी अध्याय है। औरंगजेब ने चालाकी से अपने भाई मुराद को साथ मिलाया और धर्मत और सामूगढ़ की लड़ाइयों में दारा की फौजों को कुचल दिया। सामूगढ़ की लड़ाई ने हिंदुस्तान के तख्त का फैसला कर दिया। औरंगजेब की बेहतर रणनीति के सामने दारा टिक नहीं सका। एक एक करके औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को रास्ते से हटा दिया, मुराद को धोखे से कैद करके मरवा दिया, और दारा शिकोह को पकड़कर दिल्ली की सड़कों पर जलील करने के बाद उसका सिर कलम कर दिया गया। और वो बादशाह शाहजहां, उसका क्या हुआ? उसके अपने बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसी किले के मुसम्मन बुर्ज में एक कैदी की तरह गुजारे। कहते हैं वो वहां से बस एक ही चीज देखता रहता था, यमुना के उस पार खड़ा अपनी मोहब्बत का मकबरा ताजमहल। तो आखिर में हम शाहजहां के दौर को कैसे देखें? क्या ये एक स्वर्ण युग था? अगर सिर्फ कला और इमारतों के नजरिए से देखें तो हाँ, यकीनन ये मुगल साम्राज्य का शिखर था। लेकिन इस चमक की एक बहुत भारी कीमत चुकाई गई। ये एक ऐसा युग था जिसने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया, सेना की कमर तोड़ दी और लाखों लोगों को भूख से मरने दिया। शाहजहां का स्वर्ण युग असल में सोने की एक पतली परत जैसा था, जो बाहर से तो चमक रहा था, लेकिन अंदर से आर्थिक कुप्रबंधन, सैन्य कमजोरी और सामाजिक उदासीनता के जंग से खोखला हो रहा था। और ये इतिहास हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या बेमिसाल खूबसूरती अथाह पीड़ा को जायज़ ठहरा सकती है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है,
इसका जवाब इतिहास नहीं, बल्कि हम और आप अपनी सोच के आधार पर तय करते हैं। इस तरह के विश्लेषण को आप तक लाने में बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है। अगर आपको हमारे इस प्रयास में कुछ मूल्यवान लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे काम का समर्थन करें। आपका यही समर्थन हमें और भी सार्थक सामग्री लाने की ताकत देता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मैं आपकी ईमानदार राय जानना चाहूंगा। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए कमेंट्स में एक सम्मानजनक और सार्थक चर्चा करते हैं। और हाँ, आपका एक लाइक हमें सच में और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है।